नमस्कार। आज की इस वीडियो में है DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर 4th सेमेस्टर का अपलोड किया था, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं। तो अगर इन दोनों को आप देख लेंगे तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं और सारे ही करने, छोटा सा क्वेश्चन पेपर है। ये 21 अप्रैल को हुआ है। तो देखिए 1.5 घंटे का टाइम है आपका, तो और भी छोटा, हमारे यहाँ 2-2 घंटे के हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 60 करने होते हैं। हमारी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ केवल 50 क्वेश्चंस हैं और सभी करने हैं। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड व्हाट इज़ निखिल्स स्टांस ऑन द स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पहला ए जवाब सही है। ही क्वेश्चंस इट्स एथिकल इम्पैक्ट्स ऑन द पुअर। तो वो स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें जो वायलेंस यूज़ हुआ था उसके खिलाफ था वो, क्योंकि आम आदमी पर उस वायलेंस का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु रिप्रेजेंट्स द एग्रेसिव नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इन द होम एंड द वर्ल्ड। तो हु रिप्रेजेंट्स माने कौन प्रतिनिधित्व करता है, द एग्रेसिव। एग्रेसिव माने जो गुस्से वाली होती है, हिंसा से भरी होती है, आक्रामक होती है। नेशनलिस्ट राष्ट्रीयतावादी आइडियोलॉजी जो सोच है इस द होम एंड द वर्ल्ड में, तो जो संदीप है वो इस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आक्रामक जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसमें सही जवाब है बी, कॉलोनियल बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द होम एंड द वर्ल्ड विच कैरेक्टर सर्व्स एज निखिल्स मेंटर एंड मॉरल कंपास। तो जो निखिल के मेंटर के रूप में हैं इस नॉवल में वो चंद्रनाथ बाबू हैं, तो सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इवेंट ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम डज द होम एंड द वर्ल्ड रेफर टू। तो जो इवेंट है वो स्वदेशी मूवमेंट है, पहले भी आ चुका है, बी सही जवाब है। और ये सारे ही क्वेश्चंस राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी वाले पेपर में भी थे, और जो अभी पेपर होंगे उनमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो आप एक बार सॉल्यूशंस ज़रूर देख लिया कीजिए जितने मैं अपलोड करती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड करूँ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सेंट्रल सोशल सिविल क्रिटिक इन प्रेमचंद निर्मला। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है निर्मला, हाल ये हमारे ही यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब नहीं है, शायद राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में भी प्रेस्क्राइब नहीं है, तो ये क्वेश्चंस अलग हैं, ये केवल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है। तो इसमें जिस एक बुराई का, सामाजिक बुराई का, ये सोशल ईविल होगा, सिविल नहीं होगा, सोशल ईविल। तो जो सामाजिक बुराई है जिसकी आलोचना की गई है इस उपन्यास में, वो है द डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द एल्डरली हस्बैंड, यानी कौन है जो एल्डरली माने उम्र में बड़ा है पति, ऑफ द यंग प्रोटैगनिस्ट, जो युवा मुख्य पात्र है निर्मला इन प्रेमचंद टाइटलर नॉवेल, यानी निर्मला नाम का जो उपन्यास है उसमें निर्मला का पति जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है वो कौन है, तो वो तोताराम है, डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन्स टू मनसाराम इन द नॉवल निर्मला। तो मनसाराम को क्या हो जाता है निर्मला में, तो इसका आंसर बी है, ही डाइज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इन द नॉवल निर्मला व्हाट इज निर्मलाज अल्टीमेट फेट। तो निर्मला जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसमें निर्मला के साथ अंत में क्या होता है, तो इसका डी सही जवाब है, अ ट्रेजिक एंड लोनली डेथ। वो बेचारी बहुत ट्रेजिक तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन द फ्लड बाय T.S. पिल्लई। तो T.S. पिल्लई की ये कहानी है इन द फ्लड वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो किस भाषा में लिखी गई थी, मलयालम भाषा में लिखी गई थी, बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन पिल्लईज इन द फ्लड्स हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन द रूफ ड्यूरिंग द फ्लड। तो बाढ़ में कौन रह जाता है छत पर इस कहानी में, तो द पेरिया डॉग, जो इनका कुत्ता है वो छत पर रह जाता है, उसकी बड़ी दुखद मृत्यु होती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द स्टोरी इन द फ्लड्स चेनान स्पॉट्स अ बिग बोट आफ्टर हेवी रेनफॉल। तो बहुत तेज़ बारिश रहती है
और उसके बाद चेन्नान को बोट मिलती है। तो कितने दिन की बारिश के बाद उसको बोट मिलती है? तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही जवाब है 3 डेज़, यानी 3 दिन तक बारिश होती रहती है, उसके बाद उसको एक नाव बचा कर ले जाती है उसको और उसके परिवार को। डॉग वहाँ पर रह जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, 3 डेज़। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द टेंशन इन अमृतसर आ गया स्टोरी इज़ प्राइमरीली फेल्ट इनसाइड अ। तो अमृतसर आ गया कहानी में जो टेंशन है वो कहाँ है, किसके अंदर है? तो वो रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर की पूरी कहानी है। तो डी सही जवाब है, रेलवे कंपार्टमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्टोरी अमृतसर आ गया इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। तो ये जो कहानी है अमृतसर आ गया, इसकी पृष्ठभूमि में क्या है? द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का विभाजन। ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ डज द बाबू कैरेक्टर्स चेंज बाय द एंड ऑफ द ट्रेन जर्नी इन अमृतसर आ गया, यानी ट्रेन की जर्नी ख़त्म होते होते बाबू का जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो कैसे बदल जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, ही टर्न्स इनटू अ वायलेंट पार्टिसिपेंट, यानी अंत होते होते वो वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है। बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हु एमंग द फॉलोइंग नरेट्स द स्टोरी ऑफ बर्मा वॉर इन द बिगिनिंग ऑफ अमृतसर आ गया। तो अमृतसर आ गया कहानी की शुरुआत में बर्मा के युद्ध की कहानी कौन सुनाता है? तो सरदार जी सुनाते हैं। ए सही जवाब है। फिर आते हैं रेवती। ये कहानी हमारे यहाँ प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ये DDU में प्रेस्क्राइब्ड है और DU में भी प्रेस्क्राइब्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रेस्क्राइब्ड है। तो रेवती इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज इन। तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। सी सही जवाब है इसका। फिर देखिए, व्हाट कॉजेज द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ रेवतीज फैमिली इन द स्टोरी रेवती। तो रेवती कहानी में रेवती का जो परिवार है वो किस चीज़ से पीड़ित होता है? तो एक कॉलेरा एपिडेमिक, यानी हैजा महामारी फैल जाती है। और पुराने ज़माने में हैजा जो था वो महामारी के रूप में फैलता था, पूरे गांव के गांव साफ़ हो जाते थे, बहुत लोग मरते थे हैजा की वजह से। तो सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द स्टोरी रेवती इज़ अबाउट अ यंग गर्ल्स डिज़ायर फॉर। तो रेवती जो कहानी है उसमें एक छोटी लड़की की, जो युवा लड़की है, उसकी इच्छा है किस चीज़ के लिए? एजुकेशन। तो एजुकेशन उस वक्त लड़कियों को नहीं दिया जाता था। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो बेटियां देख रही होंगी इस वीडियो को, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आपको शिक्षा दी जाती है, इसका फ़ायदा उठाइए। उस वक्त लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और रेवती कहानी में एक बच्ची है जो पढ़ना चाहती है। तो यहाँ बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज इन द स्टोरी रेवती। तो जो रेवती कहानी में गांव का नाम क्या है? पातापुर गांव है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम, ये फॉर्म कर दिया, फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज़ नोन एज। वैसे तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए, लेकिन ये तो जो ऑप्शंस हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और उसमें ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ था ऑप्शंस में, तो वहाँ वो जवाब सही था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं है तो हम ट्रांसक्रिएशन ही लगाएंगे। ट्रांसक्रिएशन में क्या है, सिर्फ स्क्रिप्ट ही चेंज नहीं होती, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। जैसे कि जो गीतांजलि है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है, वो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसक्रिएशन हुआ था, है ना। और ट्रांसक्रिप्शन में केवल स्क्रिप्ट चेंज होती है, वर्ड्स वही रहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज डेविड डू इन द स्टोरी केक। तो असगर वजाहत की कहानी है केक, उसमें डेविड नाम का कैरेक्टर है, तो वो क्या करता है? तो वैसे तो वो प्रूफ रीडिंग करता है, तो लेकिन इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, डीलिंग इन बुक्स, प्रिंटिंग, तो अब क्योंकि प्रूफ रीडिंग का काम प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है ना, तो हम इसमें यहाँ ऑल द एबव लगा सकते हैं। इसका सही जवाब डी हम लगा सकते हैं। वैसे मेनली जो वो काम करता है डेविड, प्रूफ रीडिंग का ही काम करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पर्सन इज़ द स्टोरी केक नरेटेड। दो केक कहानी जो सुनाई गई है वो फर्स्ट पर्सन में सुनाई गई है, तो ए सही जवाब है इसका। फिर देखिए 24, द स्टोरी केक टॉक्स अबाउट। तो वो एंग्लो इंडियन लोगों के बारे में बात करती है केक स्टोरी, तो सी सही जवाब है। उसमें डेविड है, मिसेस डिसूजा हैं, है ना, तो एंग्लो इंडियन लोगों के बारे में बात होती है, सी सही जवाब है इसका।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अमृता प्रीतम, ये पोएम होना चाहिए, POEM, यहाँ पे R कर दिया है O की जगह, बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। टू वारिस शाह, एड्रेसेस वारिस शाह टू मोर द ट्रेजेडी ऑफ, तो ये आपने गलत लगाया हुआ है जिस बच्ची ने मुझे भेजी है। बंगाल फेमाइन नहीं, यहाँ पर आएगा पंजाब पार्टीशन, B सही जवाब है इसका। जो भारत का विभाजन हुआ था उसमें पंजाब का विभाजन हुआ था, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब हिंदुस्तान में रहा, तो पंजाब पार्टीशन को मेनली वहाँ दिखाया गया है, B सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच रिवर इज मेंशन्ड एज बीइंग फिल्ड विद पॉइजन, यानी कौन सी नदी के बारे में बताया गया है कि वो जहर से भर दी गई है इन अमृता प्रीतम्स टू वारिस शाह। अमृता प्रीतम की जो कविता है वारिस शाह, उसमें कौन सी नदी है जो जहर से भर गई है, वो चिनाब नदी है, A सही जवाब है। फिर देखिए अमृता प्रीतम्स टू वारिस शाह इज़ ओरिजिनली रिटन इन, तो वारिस शाह जो पोएम है वो ओरिजिनली पंजाबी भाषा में लिखी गई है और ख़ुद वारिस शाह भी पंजाबी कवि थे, तो B सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मिंगल्ड विद पॉइजन बाय होम आर द वाटर्स ऑफ 5 rivers and this torrent of pollution unceasingly covers our earth, these lines are taken from, तो ये वारिस शाह पोइम से ही ली गई हैं। ये मैंने अपलोड की लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर से अपलोड कर पाई, आप लोगों ने कम ही पढ़ी, सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो ये वारिस शाह से ही ली गई हैं लाइंस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शी इज़ एन ऑब्स्टिनेसी टू राइज फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम, तो घास है, कहीं से भी उगी आती है, किसी भी समय उगी आती है, तो ये घास के बारे में कहा गया। विच पोइम एंड्स विद दीज लाइंस, तो कौन सी कविता है जो इनके इस लाइन से ख़त्म होती है, तो द ग्रास, A सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, शी इज़ अ जिप्सी ड्रिवन फ्रॉम ऑल द सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो ये भी घास कहानी से लिया गया है। हु इज़ कॉल्ड जिप्सी हियर, तो जिप्सी किसको कहा गया है, यहाँ घास को ही कहा गया है, C सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द पोएम ग्रास इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ब्लैंक स्पेस इनटू इंग्लिश, तो हिंदी में लिखी गई है ये वाली जो कविता है ग्रास, B सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इन द पोएम ग्रास द पोइट सेलिब्रेट्स, तो इन सारी चीज़ों को ही पोइट सेलिब्रेट करता है। द विल टू ग्रास एंड थ्राइव, द विल ऑफ ग्रास, यानी जो घास की इच्छा शक्ति है थ्राइव करने की, जीवित रहने की, जिजीविषा है। ग्रास एज अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सलिटी, तो यूनिवर्सलिटी माने सार्वभौमिकता होती है और सिंबल यानी उसका प्रतीक है सार्वभौमिकता का घास। ग्रास एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पीपल, तो जो घास है रिप्रेजेंटेटिव है ऑल द पीपल, वैसे यहाँ मार्जिनलाइज्ड पीपल आना चाहिए, तो हालांकि ये सारे ही ऑप्शंस ऑलमोस्ट सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ का सही जवाब रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कबीर इज़ द पोइट ऑफ, तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास जी, तो A सही जवाब है। वो राम की बात तो करते हैं लेकिन उनके जो राम हैं वो अयोध्या वाले राम नहीं हैं, है ना, निर्गुण राम हैं वो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ अ जॉइंट द कास्ट टू विच द बिलोंग्स, ये इसमें काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, यानी कबीरदास जी कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ अ जॉइंट नहीं, यहाँ सेंट आएगा, है ना, SAINT सेंट, द कास्ट, यानी सेंट की जो संत हैं उनकी कास्ट नहीं पूछनी चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए, है ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो ये कबीरदास जी ने ही कहा है, तो इसका भी सही जवाब D होगा। फिर देखिए 35, इफ गॉड बी विद इन द मॉर्ग देन टू हुम डज दिस वर्ल्ड बिलोंग, ये मॉर्ग नहीं मॉस्क होगा, है ना, अगर अल्लाह मस्जिद में है तो ये बाकी दुनिया किसकी है, कौन देख रहा है, यानी भगवान अगर मंदिर में है या केवल मस्जिद में है तो बाकी दुनिया को कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, तो कबीरदास जी मंदिर मस्जिद इन सब के विरोध में रहते थे, तो ये सारी जो लाइंस हैं ये कबीरदास जी के द्वारा ही लिखी गई हैं, B सही जवाब है ना। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए, आज नहीं कह सकते थे कबीरदास जी, मुकदमा चल जाता उनके ऊपर, तो B इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल, तो ये जो स्वान है वो आत्मा को कहते हैं, हंसा, आत्मा को वो हंस बोलते हैं,
तो ये वाली लाइंस भी किसकी हैं, यहाँ भी डी सही जवाब है, ये भी कबीर की हैं। फिर देखिए 37, टाइटल ऑफ द प्ले आषाढ़ का एक दिन इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो आषाढ़ का एक दिन जो टाइटल है ये कालिदास का एक नाटक है मेघदूत, उससे लिया गया है। सी इसका सही जवाब है, मेघदूतम, सी। फिर मोहन राकेश प्ले आषाढ़ का एक दिन कंसिस्ट ऑफ। तो मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन है उसमें कितने एक्ट्स हैं, 3 एक्ट्स हैं, बिल्कुल सही है, डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आषाढ़ का एक दिन। तो कालिदास खुद इसके सेंट्रल कैरेक्टर हैं, ए सही जवाब है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर हैज़ टू वेवर बिटवीन हिज एम्बिशन फॉर फेम एंड हिज लव। तो कालिदास ही हैं आषाढ़ का एक दिन में कि वो प्रेम के खातिर रुक जाएं या अपनी फेम जो उनकी इच्छा है उसको हासिल करने के लिए चले जाएं। तो ये कालिदास का ही अंतर्द्वंद है। वेवर माने अंतर्द्वंद होना, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता भी बोलते हैं उसको, बिविल्डरमेंट भी बोलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन विच किंग इनवाइट्स कालिदास टू हिज कोर्ट। तो इसमें पहले तो बिटिया ने चंद्रगुप्त लगाया है, फिर काट के समुद्रगुप्त कर दिया है। चंद्रगुप्त सही जवाब था बेटा, ए ही इसका सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त। फिर वाई डज कालिदास लीव मल्लिका इन आषाढ़ का एक दिन। तो मल्लिका को छोड़कर क्यों चले जाते हैं कालिदास, क्योंकि ही इज़ इन्वाइटेड टू द रॉयल कोर्ट फॉर फेम एंड सक्सेस, सी सही जवाब है। ज़्यादातर तो इस बच्ची ने सही किए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो मराठी भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था, बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर अच्छा, ये जो नाटक है ना द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन, इस पर मुझे बहुत सुनने को मिला है। जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसके नीचे बहुत सारे कमेंट हैं जिनमें लोगों ने मेरी आलोचना की है। एक दिन इन कमेंट्स पे ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी कल परसों भी एक कमेंट आया था, तो जो मेरा व्यू पॉइंट है उसके खिलाफ हैं बहुत सारे लोग। फिर देखिए ये 44 है क्वेश्चन नंबर, माई प्राइवेट लाइफ इज़ माई ओन बिजनेस। यानी मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है वो मेरा काम है। आई विल डिसाइड व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। मुझे अपने साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगी। तो लड़कियों का आजकल यही सोच है, ज़्यादातर महिलाओं की यही सोच है कि माई बॉडी माई लाइफ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ उसमें बोल दिया था मैंने वीडियो में, तो सारी लड़कियाँ, बहुत सारी प्रोफेसर्स भी मेरे खिलाफ हैं इस मुद्दे पर। तो ये जो कहना है उसमें लीला बेनारे का कहना है, तो बी इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, हु कॉल्स मिसेस काशिकर मिसेस हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। तो ये जो लीला बेनारे हैं जो कहती हैं कि भाई मेरी बॉडी मेरा राइट, मेरा लाइफ मेरा राइट, मैं डिसाइड करूँगी, तो वो मिसेस काशिकर का मजाक बनाती हैं कि भाई ये तो केवल पलना झलना जानती हैं, क्योंकि भाई जो गृहिणियाँ होती हैं उनका काम तो ये है ना, बच्चे पैदा करो, उन्हें पालो पोसो, घर का खाना बनाओ, घर का काम करो, तो ये सारे काम हैं, तो इसका मजाक बनाती हैं लीला बेनारे। तो सी इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, हु इज़ द प्राइमरी टारगेट ऑफ द मॉक ट्रायल। तो मॉक ट्रायल का प्राइमरी टारगेट तो लीला बेनारे ही है, यहाँ पर लीला बेनारे की स्पेलिंग गलत है। फिर तो डी इसका सही जवाब 46 का। फिर क्वेश्चन नंबर 47, द ट्रायल इन विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन एक्सपोजेज द हिपोक्रेसी ऑफ। तो बी सही जवाब है, मिडिल क्लास मॉरलिटी इन इंडिया। तो मॉरलिटी जो है वो एक हिपोक्रेसी है, पाखंड है ना, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है, वही टारगेट है। हालांकि मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा मॉरल है, ये सच है। मॉरलिटी को जो सबसे ज़्यादा लाद कर चलता है वो मिडिल क्लास ही चलता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, सुजीत मुखर्जी व्यूज़ द इंडियन ट्रांसलेटर प्राइमरीली एज अ। तो ये डी सही जवाब है, डिस्कवरर, डिस्कवरर होना चाहिए, DISCOVERER ऐसे करके होना चाहिए, डिस्कवरर, डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 49 पर, सुजीत मुखर्जीज आर्टिकल ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक एंटाइटल्ड ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी, सी सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मेजर लिमिटेशन ऑफ करेंट मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। तो
इस ज़माने में, आज के ज़माने में मशीन ट्रांसलेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन क्या है, उनमें कमी क्या है? इनेबिलिटी टू ग्रैस्प मीन्स ऑफ मेटाफर। अच्छा, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मीनिंग आना चाहिए कि जो मेटाफर्स होते हैं उनका मीनिंग वो नहीं ट्रांसलेट कर सकता है ना। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको वो लिटरली ट्रांसलेट कर देता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केवल इंसान समझ सकता है, ये टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाते, तो ये उनकी कमज़ोरी होती है। तो सी सही जवाब है इसका। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सेशन में ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा, मैंने बहुत सारा आपका अपलोड किया है और कोशिश करूँगी कि जो वर्क्स आपके रह गए हैं DDU यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अलग हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले सेशन में उन्हें अपलोड करूँ। धन्यवाद।